प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम सेंटेंस की धोती उतारेंगे, मतलब सेंटेंस को आपके सामने पूरा रिवील कर देंगे। हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, सेंटेंस के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो काफी भारी भरकम वर्ड होते हैं, भारी भरकम चीजें होती हैं, उनको सीखने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में कुछ ही मिनटों में वो सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी और आप उन चीजों को कभी नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, वर्ब होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे दिखते हैं आपको साफ साफ दिखा दूंगा। कंप्लीमेंट्स हो सकते हैं। अब कंप्लीमेंट दो तरह के हो सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कैसे दिखते हैं दिखा दूंगा। एडवर्बियल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं पता चल जाएगा। फ्रेजेज सेंटेंस के अंदर किस तरह से दिखाई देते हैं, क्लोजेज किस तरह से दिखाई देते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे जो कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि 8 हैं, वो भी आपको साफ साफ दिखा दूंगा एक ही सेंटेंस के अंदर। तो कहने का मतलब है, ऐसा वीडियो आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, क्योंकि इसमें ग्रामर की बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल रहा है, वो भी बहुत कम समय में और साफ साफ। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बात चल रही है सेंटेंस की, तो एक सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का एक खास अरेंजमेंट होता है। तीसरी बात, सेंटेंस वही कहलाएगा गिव्स अ सेंस, जो कोई सेंस दे, कोई अर्थ दे, और इंफॉर्मेशन जिसमें कोई जानकारी मिले, मतलब सेंस हो, जानकारी हो, वही सेंटेंस है। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, देखिए यहां पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया। अच्छा, दूसरी बात, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब है? तो देखिए, इसमें टीचिंग वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, मतलब वर्ब तो है ना। अच्छा, सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब भी है। तो क्या ये सेंटेंस है? चलो मैं इसको पढ़ देता हूं। एम यू इंग्लिश आई टीचिंग, इसका कोई मतलब नहीं है हूं तुम इंग्लिश मैं पढ़ा रहा, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट वर्ब भी है, लेकिन सेंस नहीं दिया, जानकारी नहीं दी, तो ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? इसमें एक कमी रह गई, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ग्रामर के अनुसार नहीं है। तो पहले वो सही करेंगे तभी ये सेंटेंस होगा। तो मैं इसको सही कर देता हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब मैं इसको पढ़ देता हूं। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब है जो कि सही सिस्टम से है, ग्रामर के अनुसार है। इसका मतलब है कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। जब मैंने बोला कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो कोई सेंस मिल गया, जानकारी मिल गई, मतलब सेंटेंस हो गया। तो इसमें सभी शर्तें पूरी हो गई, इसलिए सेंटेंस है। क्रिकेट आई प्ले, क्रिकेट में, तो देखो यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब का अरेंजमेंट नहीं है, वर्ड तो है, तो इसको सही करते हैं। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखिए, मैंने पहले आई रखा, उसके बाद वर्ब रखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा। इन बातों को समझना, इंग्लिश ग्रामर को समझना होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप कितना भी सीख लो, निष्कर्ष एक सेंटेंस पे आता है। मेरा कहने का मतलब यह है, इंग्लिश ग्रामर सीखने का मतलब एक सेंटेंस को सीखना होता है। तो सेंटेंस क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा, इसकी डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या एलिमेंट पाए जाते हैं। तो देखिए, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ये तो मैंने शायद बता ही दिया ना, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट्स, कंप्लीमेंट्स, एडवर्बियल्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या एक ही सेंटेंस में सारी चीजें पाई जाती है? नहीं, सेंटेंस छोटी भी हो सकते हैं, सेंटेंस बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन दो चीजें जरूर पाई जाएंगी, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसे छोड़कर जो बच गया प्रेडिकेट होता है। आज के वीडियो में मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, आपको साफ साफ दिखाऊंगा, मतलब फोकस रहेगा कि ये चीजें आप देखें। इस वीडियो को आप इसी एंगल से देखना कि सब्जेक्ट तो कैसा दिखता है, प्रेडिकेट कैसा दिखता है, फ्रेज कैसा दिखता है, मतलब उसमें मैं टिक करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये तो है, ये चलो ठीक है। अर्जुन इज स्विमिंग इन द पूल, अर्जुन पूल में तैर रहा है, एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब हमें प्रेडिकेट पता लगाना है, तो अर्जुन तो हो गया सब्जेक्ट, आप पहले से जानते हो। इसको छोड़कर जो बच गया वो प्रेडिकेट है। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अच्छा, बात तो छोटी सी है, फिर और एग्जाम्पल क्यों दिए? क्योंकि इनमें भी कुछ रिवील होगा। देखिए, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया गो अब्रॉड फॉर एजुकेशन। इसका मतलब है कि भारत के बहुत सारे छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। ठीक है, तो पूरा एक सेंटेंस है। अब इसमें कैसे पता चला है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में हो सकता है कि शुरू में जो आया सब्जेक्ट वो एक ही वर्ड का होता है, ऐसा नहीं।
अ लॉट ऑफ, मतलब विदेश कौन जा रहा है? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स गो जाते हैं, ये आया वर्ब। तो वर्ब से पहले जो भी है वो क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इस शक्ल में भी हमारे सामने आ सकता है, एक फ्रेज के रूप में आ सकता है। अब जो बचा क्या, वर्ब से लेके आगे जो बच गया वो प्रेडिकेट हो गया। तो हम यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देख रहे हैं। राजू एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, राजू और श्याम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे सब, तो वर्ब क्या है? आर। अब आप कहोगे आर तो हेल्पिंग वर्ब है, ये बात भी आपको रिवील हो जाएगी। बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूं कि जिस सेंटेंस में सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव आए और कोई मैन वर्ब ना हो तो ये खुद ही मैन वर्ब होते हैं, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये वर्ब ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब दोनों का काम करते हैं। तो यहां पर राजू एंड श्याम, पता है क्या हुआ? एक कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। तो जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति ना होकर के, मतलब एंड लगा हो, कोई और भी हो, तो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और बचकर जो बच गया वो क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पहले रिवील कर दूं, जो प्रेडिकेट है ना उसके अंदर वर्ब तो कंपलसरी है, वर्ब तो पाई जाएगी। उसके अलावा उसके अंदर देखो, सब्जेक्ट को छोड़ के जो बचा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब तो कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा उसमें ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके अंदर कंप्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल्स हो सकते हैं, बस यहां तक। बाकी फ्रेजेस, क्लॉजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये थोड़ी अलग चीज है। तो मतलब प्रेडिकेट के अंदर ये चीजें पाई जा सकती है, ये ऑब्जेक्ट्स, कंप्लीमेंट्स। अब इनमें ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर पाई जाएंगी, हर सेंटेंस के अंदर सिर्फ वर्ब पाई जाएगी, वही कंपलसरी है। ये ऑप्शनल है, किसी में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एडवर्बियल होगा, किसी में ये नहीं होगा तो कंप्लीमेंट होगा। ये अब ये कैसे दिखते हैं ये अभी हम पहचानेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब है वर्ब। तो वर्ब तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, वर्ब मतलब क्रिया। सी इज अ हाउस वाइफ, वह एक हाउस वाइफ है। तो इसमें सी तो कौन हुआ? सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या हुआ? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब है, तो वर्ब क्या है इसमें? इज है। ये बात मैंने आपको बताई दी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मैन वर्ब भी होते हैं। तो यहां पर ये मैन वर्ब है, इज वर्ब है। वी हैव अ लैपटॉप, हमारे पास एक लैपटॉप है, इसमें हैव क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, पूरा प्रेडिकेट है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2000, मैं सन 2000 से पढ़ा रहा हूं। इसमें आई तो सब्जेक्ट है, वर्ब कहाँ है? हैव है, बीन है, टीचिंग है। तो यहां पर ये पूरा ही वर्ब है, मतलब ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, लेकिन पूरा इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वर्ब में ही काउंट होगा, क्रिया है। ठीक है, तो ये वर्ब हुआ यहां पर पूरा। इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है, ये पैसिव का सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी कैन बी डन ये पूरा वर्ब में काउंट होगा, ये पूरा वर्ब है, लेकिन ये वर्ब फ्रेज है। अब वो फ्रेज में बताएंगे, पहले ही बता दिया। तो जब वर्ब एक वर्ड ना होकर के ग्रुप ऑफ वर्ड में हो तो फ्रेज कहलाता है। मजा आ रहा होगा क्योंकि चीजें बहुत शॉर्ट मतलब जल्दी रिवील हो रही हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, ऑब्जेक्ट्स पर चलने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो के शुरू में देता हूं। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, लगता है कि हम सीख सकते हैं, भरोसा मिलता है, और आपको सारे वीडियोज यानी सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, सीरियल से चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को। यहाँ पर तो ये फटाफट चल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, और वो भी सीरियल से। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, यानी किसी टॉपिक को आप वीडियो के रूप में देख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ के रूप में पढ़ भी सकते हो। अब चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर लेना, खरीद लेना, नहीं खरीदना चाहें तो मत खरीदना। यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है। और हाँ, एक सवाल आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में डाल दिए? नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है। तो चलिए अब समझते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्म, ये दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ सेंटेंस में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाया जाता है। अच्छा, कैसे पता चलाएं, कैसे पता लगाएं? बहुत ही सिंपल है। जिस सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया हो, मतलब ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सके। अब कैसे पहचाने कोई वर्ब ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सारे वीडियोस में बताया। ऐसी वर्ब जिसमें क्या और किसे लगाएं, मतलब जिससे क्या और किसे का प्रश्न करें और उत्तर आने की संभावना, उत्तर मिल जाए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जिसमें क्या और किसे लगाएं चुप हो जाए, वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट की थ्योरी हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। जैसे मैंने कहा गो, मतलब जाना। अब इसमें लगाओ क्या, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, जैसे मैं जाता हूं, क्या जाता हूं?
बिल्कुल साइलेंट, मतलब कोई जवाब नहीं आएगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कम, आना, स्लीप, सोना, लाफ, हंसना, वीप। तो लाफ, वीप, गो, कम, ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनमें आप क्या और किसे लगाओ, कोई आंसर नहीं आएगा। लेकिन आई ईट, मैं खाता हूं क्या? एन एप्पल। डेली, रोजाना, मैं रोजाना एक सेब खाता हूं, तो क्या खाता हूं? एक सेब खाता हूं। या फिर एक मैंगो खाता हूं, या पिज्जा खाता हूं, कोई भी चीज खाता हूं, तो जो चीज मैं खाऊंगा वो ऑब्जेक्ट है। अभी एक वर्ड का हो सकता है, जैसे आई ईट ए फ्रेश एप्पल, मैं एक ताजा सेब खाता हूं, तो 3 वर्ड का हो गया, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ही। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या रहा? ये। अब ये आंसर मिला कैसे? क्या से पूछने पर, मैं क्या खाता हूं, ऐसे मैं खेलता हूं क्या? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, तो क्या मुझे उत्तर आएगा? ऑब्जेक्ट होगा। अगला है सी लाइक्स मी वेरी मच, वह मुझे बहुत अधिक पसंद करती है। तो सी लाइक्स, वह पसंद करती है क्या? अब क्या में कोई चीज भी हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई खेल हो सकता है, ठीक है। लेकिन नहीं, सी लाइक्स, वह पसंद करती है किसे? तो मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन है, क्या और किसे। क्या तथा किसे से पूछने पर, वर्ब से क्या और किसे पूछने पर जो आंसर आए वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सी लाइक्स मी वेरी मच, वह मुझे बहुत पसंद करती है, तो किसे करती है? मी, मुझे करती है। तो ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सिंपल सी बात है यार, क्या से पूछने पर जो उत्तर आए ऑब्जेक्ट, किसे से पूछने पर जो उत्तर आए ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या और किसे दोनों से पूछने पर भी उत्तर आ जाए, तो फिर उसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे देखिए, आई विल गिव यू 50 रुपीज, मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। तो आई विल गिव, मैं दूंगा, क्या दूंगा? 50 रुपये, ऑब्जेक्ट हुआ। किसे दूंगा? यू, तुमको दूंगा, ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या और किसे में जब उत्तर आया तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। अब कैसे पहचाने कौन सा इनडायरेक्ट है? बहुत सिंपल है, जो पहले लिखा जाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कोई नाउन होगा, नाउन टाइप की चीज होगी, कोई चीज होगी वो। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, वो कोई प्रोनाउन होगा, या फिर कोई नाउन भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होगा कि मैं किसे के जवाब में जो उत्तर आएगा ना वो इनडायरेक्ट। जैसे आई विल गिव हिम, मैं उसको दूंगा। आई विल गिव मोहन, मैं मोहन को दूंगा, तो मोहन तो नाउन आ गया, नाम है। लेकिन या तो कोई प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, और ये मोस्ट ऑफ एक नाउन ही होगा, कोई चीज होगी। मैं पीता हूं क्या? दूध। मैं खेलता हूं क्या? क्रिकेट। मैंने खरीदी है क्या? एक कार। इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में पाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट्स। वैसे मोस्ट ऑफ सेंटेंस में एक ही होता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों भी दिखाई दे जाते हैं। कैसे रिवील, मतलब कैसे दिखते हैं, कैसे पता चला है? रिवील हो गया, ठीक है। इसलिए तो मैंने कहा था आज सेंटेंस की धोती उतारूंगा। वैसे कहने में थोड़ा अजीब था, लेकिन मुझे यही वर्ड अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हम हर चीज को एकदम से एक्सप्लेन कर रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं। अब है कंप्लीमेंट्स। अब देखो, कंप्लीमेंट एक वर्ड है, लेकिन कंप्लीमेंट्स क्यों लिखा? क्योंकि ये भी 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो पहले मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट फेमस है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, रुचि इज अ डॉक्टर, रुचि एक डॉक्टर है। तो रुचि क्या है? एक डॉक्टर है। यानी ये मोस्ट ऑफ जो कंप्लीमेंट है ना, ये सिंपल सेंटेंस में पाए जाते हैं। ऐसा सेंटेंस जिनमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी दी जाए, उसमें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पाया जाता है। ऐसे सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब होती है, इनमें एक्शन वर्ब नहीं पाई जाती है। भाई हम जब जानकारी देंगे, वह एक डॉक्टर है, वह मेरा भाई है, यह मेज है, ये कुर्सी है मेरे पास, मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं। मैं आज खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं कल घर पे था, ठीक है, वह घर पे होगा, हम कल खुश थे, वह एक भिखारी है। मतलब इस तरह के सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, उनमें जिस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी दी जाती है, जो बताया जाता है ना, वो एक कंप्लीमेंट होता है, उसे हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। अब कंप्लीमेंट का हिंदी अर्थ पूरक होता है, मतलब पूरक मतलब सप्लीमेंट्री। मतलब रुचि ही एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ही रुचि है, ठीक है। आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूं। तो इसमें मेरी एक अवस्था बताई, मेरी एक विशेषता बताई कि मैं क्या हूं, मैं खुश हूं। तो खुश कौन हूं? मैं हूं, मैं ही खुश हूं। तो ये कौन हो गया? कंप्लीमेंट। ये कौन हो गया? कंप्लीमेंट, सॉरी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये सब्जेक्ट का पूरक है, सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताई वो उसका कंप्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट का ही तो कंप्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट के बारे में ही तो बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट एक डॉक्टर है, सब्जेक्ट खुश है। अच्छा, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसा होता है। तो दे इलेक्टेड, उन्होंने चुना, गोपाल, उन्होंने गोपाल को चुना। द चेयरमैन चुना। अब एक बात बताइए, दे इलेक्टेड, उन्होंने चुना, किसे चुना? गोपाल को चुना। तो गोपाल कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या और किसे में जो उत्तर आता है ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब क्या चुना? चेयरमैन। अब गोपाल के बारे में और कुछ बताया कि गोपाल कौन है? चेयरमैन है। इस गोपाल के बारे में जो बताया, मतलब रुचि के बारे में क्या बताया? डॉक्टर है। तो गोपाल के बारे में क्या बताया? कि वो चेयरमैन है। तो ये अब यहां पे सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट नहीं है, गोपाल खुद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का
कंप्लीमेंट। जैसे हम कहें वी पेंटेड आवर हाउस वाइट। अब देखो वी पेंटेड, हमने पेंट करवाया, क्या, किसका, आवर हाउस। आवर हाउस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। उसको जो हमारे हाउस का पेंट करवाया, कैसा करवाया, वाइट, सफेद। तो जो वाइट है ना ये कंप्लीमेंट है, आवर हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का ये कंप्लीमेंट हो गया वाइट। ठीक है, मतलब उसी का दूसरा नाम। कंप्लीमेंट मतलब पूरक है, किसी का सप्लीमेंट्री यानी दूसरा नाम। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब बढ़ते हैं आगे, और अब है हमारा एडवर्बियल्स। अब ये एडवर्बियल्स क्या होते हैं, तो एडवर्बियल्स होते हैं क्रिया विशेषण, यानी किसी सेंटेंस में ऐसे शब्द या शब्दों का समूह जो क्रिया की विशेषता बताए। इनका संबंध हमेशा क्रिया से होता है। इसमें वर्ब आ रहा है ना, यानी क्रिया विशेषण, क्रिया। अब देखो क्रिया की विशेषता कैसे कैसे हो सकती है, क्रिया कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। अब क्रिया से ये सवाल करना, जो आंसर में आएगा वो एडवर्ब होगा। अब जब सेंटेंस की बात करते हैं, वैसे एडवर्ब तो आपने सुना होगा, ये एडवर्बियल से आप डर रहे होंगे। जब हम सेंटेंस को खोलते हैं ना तो ऐसे शब्दों को यानी एडवर्ब्स को ही एडवर्बियल कहते हैं। बहुत सिंपल हो गया ना। देखो तो दे प्ले हॉकी हेयर डेली। चलो मैं दोबारा थोड़ा और भी रिवील कर दूं। दे तो सब्जेक्ट हुआ, दे को छोड़कर क्या बचा, पूरा प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब क्या है, प्ले, खेलना। उसके अलावा अब वे खेलते हैं क्या, हॉकी, तो हॉकी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखते हैं एडवर्बियल्स कहाँ है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हेयर क्या है, तो देखो वे खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं। मैंने क्या कहा था ना, वर्ब से कहाँ, कब, क्यों, कैसे सवाल करो जो उत्तर आएगा। यहां खेलते हैं, तो यहां क्या हुआ, इसमें सॉरी एडवर्बियल ही होगा, वो तो एक ही एडवर्ब है ना इसलिए। अच्छा, कब खेलते हैं, डेली खेलते हैं, तो डेली क्या है, एडवर्ब है। लेकिन सेंटेंस का संबंध में पढ़ा रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं उसको, एडवर्बियल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो एक एक वर्ड के, यहां पे मैंने थोड़ा फ्रेज के रूप में ले लिया इनको। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब देखो दे को छोड़ के जो बचा प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट के अंदर आर, प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, लेकिन मिला के वर्ब में काउंट होगी, ये तो कंपलसरी है। क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉक मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, वही एग्जाम्पल लिया मैंने, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो कहाँ खेल रहे हैं, इन दिस पार्क, ये जगह का नाम हो गया, तो स्थान का नाम एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये इसमें एडवर्बियल हो गया। अच्छा, कब खेल रहे हैं, एट दिस टाइम, इस समय खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया। बस सिंपल सी थ्योरी। यहां पर एक एक वर्ड में थे, यहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड में आ गए, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं, प्लेस और टाइम बता रहे हैं, तो फिर एडवर्ब हो गए। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रहा है, तो देखो वह दौड़ रहा है कैसे। हाँ, अब दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को रिवील करें। ऑब्जेक्ट है क्या, वह दौड़ रहा है क्या, क्या दौड़ रहा है, कैसे पूछ सकते हैं क्या, नहीं पूछ सकते ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट हमेशा उसी में मिलेगा जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कैसे पहचाने, क्या और किसी से पूछने पर जो उत्तर आए वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसी में ऑब्जेक्ट होता है। तो ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, इसमें तो क्या मतलब कहां और कब बताया, कैसे दौड़ रहा है। अब कैसे दौड़ रहा है ये किससे लिंक कर रहा है, वर्ब से। वर्ब मतलब कैसे हुई, वेरी फास्ट, बहुत तेज, एडवर्बियल। ठीक है, आगे होगा समझ में। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो देखिए इसमें आई को छोड़कर जो बचा प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट के अंदर बोलना क्या है, वर्ब क्या है, टेल बोलना। ठीक है, अच्छा लाई क्या है, अलाई ऑब्जेक्ट है। बोलना क्या, बोलना झूठ बोलना, सच बोलना, एक बात बोलना, स्टोरी, मतलब कुछ भी बोलना, तो ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब नेवर क्या है, कब, कभी नहीं, तो ये किसको बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि कोई काम कितनी बार होता है। तो यहां पर नेवर एक एडवर्बियल है, मतलब वैसे एडवर्ब है लेकिन सेंटेंस में एडवर्बियल बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक बात, ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया था पता है, आपके दिमाग में बात आई होगी कि तो लास्ट में होते हैं, लेकिन नहीं, ये बीच में भी होते हैं। जैसे ऑलवेज है, नेवर है, जनरली है, यूजुअली है, सेल्डम है, ये बीच में भी आते हैं। तो एडवर्ब, जो एडवर्ब है वो बीच में भी आ सकते हैं। तो नेवर एडवर्ब है, सॉरी एडवर्बियल है, ये है, ये है, ये आपको साफ साफ दिख गया होगा। ठीक है, और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि सेंटेंस में बहुत भरे पड़े होते हैं ये। अब बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेजेस, अब ये फ्रेजेस क्या होते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल है। जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 है, वो अगर एक ही शब्द में आए, भाई नाउन एक ही शब्द है तो नाउन है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड में आ गया तो फ्रेज हो गया। ऐसी वर्ब एक ही वर्ड है तो वर्ब है, लेकिन वो 2-3 हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिल के आए तो वर्ब फ्रेज हो गया। ऐसी एडजेक्टिव है, एक ही वर्ड है, ब्यूटीफुल सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, तो फिर एडजेक्टिव हो गया, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड में आए, वेरी ब्यूटीफुल, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया।
बस सिंपल सी थ्योरी अभी देख लोगे आप। अ ब्लैक डॉग इज रनिंग वेरी फास्ट ऑन द रोड। तो देखिए इसमें हाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, एक काला कुत्ता। बच गया क्या, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर ये वर्ब है। वेरी फास्ट क्या है, कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज, एडवर्ब है। ऑन द रोड कहाँ दौड़ रहा है, ये स्थान को बता रहा है, एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर फ्रेजेस की बात कर रहे हैं। तो फ्रेज देखो, मैं कहता कुत्ता दौड़ रहा है तो डॉग क्या है, नाउन है, लेकिन यहां पर उसकी विशेषता और बता दी, उसको मॉडिफाई और कर दिया। तो मॉडिफाई, जब कोई नाउन मॉडिफायर्स के साथ आ जाए तो फिर वो एक नाउन फ्रेज बन जाता है। तो ये हो गया हमारा नाउन। अच्छा, मैंने इसको नाउन फ्रेज ही क्यों बोला, क्योंकि हेडवर्ड क्या है इसमें, विशेषता किसकी बताई जा रही है, नाउन की, डॉग की। डॉग क्या है, एक नाउन है, किसी का नाम एक नाउन होता है। अब देखो केवल रन होता तो वर्ब है, लेकिन इज रनिंग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अरे मतलब फ्रेज कब है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड है, मतलब एक नहीं, दो या दो से अधिक वर्ड हो, तो इसमें दो वर्ड में आई वर्ब, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। अच्छा, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, तेज। अब तेज शब्द क्या है, एडवर्ब है। हाँ, एक खास बात और बताऊंगा आपको, जो फास्ट है ना वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। मैं कहूं फास्ट फूड, तो फूड कैसा है, फास्ट फूड। जो पिज्जा वगैरह होते हैं है ना, उनको फास्ट फूड बोलते हैं। तो इस भोजन की विशेषता बताए कि ये फास्ट वाला है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर दौड़ रहा है कैसे, बहुत तेज, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब होते हैं। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, अभी मैंने इसको एडवर्बियल बोला था ना, इसको एडवर्ब बोल सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं। वो सारे टर्म है, मतलब आप जिस कंडीशन में चीज को पढ़ाओगे उसको वैसे ही बोलोगे। सेंटेंस के संदर्भ में एडवर्बियल बोला, लेकिन यहां पर मैं इसको फ्रेज बोल रहा हूं कि एडवर्ब फ्रेज है। क्यों, क्योंकि ये एडवर्ब कब होता है, जब फास्ट होता, स्लो होता, हियर होता, लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड में आया तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। ऑन द रोड, सड़क पर। अब वैसे तो क्या है, ये स्थान को बता रहा है, एडवर्बियल है, लेकिन यहां पर एक और चीज आपको जानने को मिल रही है। ये शुरू किससे हो रहा है, ऑन वर्ड से। ऑन वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे। अब आप में से बहुत सारे हैंग होने लग गए होंगे कि भाई ये सर हमको मतलब गड़बड़ हो गया। अब तो अभी तो आपने इसको एडवर्बियल बोला था, अब इसको आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल रहे हो। तो ये अलग अलग टर्म है, उसको देखने का नजरिया है कि आप जब टॉपिक को पढ़ा रहे हो, फ्रेज पढ़ा रहे हो, तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब बनने का काम करते हैं, एडवर्ब भी बन जाते हैं। ऐसे बोल दो ना, हो गया सिंपल। हिज वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। तो देखो वाइफ तो क्या है, हेडवर्ड है, नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, इज, सॉरी फ्रेज तो बोलेंगे नहीं, इस तो एक ही वर्ड है ना। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, तो इसमें हेडवर्ड क्या है, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल क्या है, विशेषता है, सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, विशेषता है, तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव एक खाली ब्यूटीफुल वर्ड में नहीं आया, ही, सी इज ब्यूटीफुल, जब तो ये सी इज, सी तो सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर एक वर्ड में कहा आया, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। लो भाई, अब आप कहोगे कि वेरी तो यहां पे भी आया था, तो यहां पे एडवर्ब में शामिल था। वेरी खुद एक एडवर्ब है, लेकिन आपको पता होगा कि जो एडवर्ब है ना वो एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, यानी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि इसमें दो वर्ड है। केवल ब्यूटीफुल होता तो एडजेक्टिव था, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला देखो, गोइंग फॉर अ वॉक इज माई डेली रूटीन। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कहां है, इसमें इज है। वर्ब से पहले जो बच गया सब क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट गोइंग, गो तो जाना होता है, तो ध्यान रखना ये एक जिरंड है, और जिरंड मतलब जिरंड नाउन का काम करते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं, वो फिर अलग एंगल में बात चली जाएगी। फिलहाल आप ये समझो कि ये जिरंड है। अब सिर्फ गोइंग इज, जैसे गोइंग के बाद इज आ जाता तो फिर एक ही वर्ड है, जिरंड है। लेकिन अब ये जिरंड फ्रेज हो गया, क्योंकि ये भी एक फ्रेज के रूप में आया, अकेले उसमें नहीं आया। एक तो मैं कहूं स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग क्या है, जिरंड है। लेकिन स्विमिंग इन द पूल, तालाब में तैरना मेरी हॉबी है, मेरा शौक है, तो स्विमिंग इन द पूल, 3-4 वर्ड हो गए ना। हेडवर्ड क्या है, बात किसकी चल रही है, जेरंड की, तो जेरंड फ्रेज हो गया। तो ये जेरंड फ्रेज है, ठीक है। तो ऐसे फ्रेज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं, ऐसे इन्फिनिटिव फ्रेज, जेरंड फ्रेज ये भी हो सकते हैं, ठीक है। इज माई डेली रूटीन, मेरी दिनचर्या है, तो इसमें ये हो गया अपना जेरंड फ्रेज, ठीक है। बस आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेजेस क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्लॉजेज। अब देखो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिकेट करता है, लेकिन क्लॉजेज
एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर ही क्लॉजेज होते हैं, सेंटेंस ही क्लॉज होता है, ऐसा भी कह सकते हैं मोटा मोटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको डिटेल में जानेंगे। जो हमारे क्लॉजेज है ना, वो अगर उसको दो भागों में बांटे तो वो एक तो मैन क्लॉज हो सकता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज कितने प्रकार के होंगे? मैन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये कैसे दिखते हैं बता दूंगा। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, वो तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो मैंने यहाँ पे सबको ही शामिल कर लिया कि ये भी क्लॉज, ये भी क्लॉज, ये भी क्लॉज, ये कैसे कैसे दिखते हैं सबको यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, इफ यू वर्क हार्ड, हाँ क्लॉजेज की चर्चा तभी होती है जैसे कोई सिंपल सा एक ही सेंटेंस है, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन जब जबान पे आया क्लॉज, तो कब आया? जब सेंटेंस एक नहीं होगा, एक ही सेंटेंस में दो तीन मतलब क्लॉज होंगे, दो तीन बातें पाई जाएंगी। एक ही बात बताई जाए सेंटेंस, लेकिन एक ही सेंटेंस में दो तीन बातें बता रहे हो तो फिर उसमें क्लॉजेज का यूज होता है। जब बोल रहे हो क्लॉज तो एक सब्जेक्ट वर्ब जरूर है, बस इतनी ध्यान रखना। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। Whoever wants to go can go with us. I know Ram who is your best friend. I had slept when you called me. आप देख रहे हो कि फैले फैले हुए सेंटेंस है, दो दो बातें बताई जा रही है, तो क्लॉजेस से बताई जाएंगी। अब जो क्लॉज है उसमें मैन क्लॉज क्या होता है? मैन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपना कंप्लीट सेंस दे, वो किसी पर डिपेंड ना रहे, इसलिए वो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है। अब यहाँ पर एक देखो कैसे पता लगा कि दो क्लॉज है, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है। तो जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज, तो दो क्लॉज है। मैन कौन सा है? तो मैन है इसमें ये, इसको मैंने मैन क्यों बोला? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। यू विल गेट सक्सेस, तुमको सफलता मिल जाएगी, मैं ये लाइन बोल सकता हूं। लेकिन दूसरी बात क्या? इफ यू वर्क हार्ड, केवल मैं यही बात बोलूं, यदि तुम कठोर परिश्रम करो, अधूरी बात है। तो जो अधूरी बात है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, वो डिपेंड होता है अपने अर्थ के लिए मैन क्लॉज पे। अब ये ग्रामेटिकल लैंग्वेज है, आपको चाहिए सिंपल। महेश गुरु जी क्लास में बैठे तो सिंपल चाहिए ना, तो सिंपल दे रहा हूं। किसी मतलब दो क्लॉज में से ऐसा क्लॉज जिसके पहले किसी प्रकार का कोई कंजक्शन ना लगा हो, वो मैन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वही कंप्लीट सेंस दे सकता है। लेकिन जिससे पहले किसी प्रकार का कोई कंजक्शन टंगा हो, उससे पहले ऐड हो, जैसे इफ है, जैसे whoever है, जैसे इसमें देखो आई नो राम, ये तो फ्रेश हो गया, मैन क्लॉज हो गया। who, ठीक है, तो who क्या है, whoever क्या है, if क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है। फिर दूसरे कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज हमेशा मैन क्लॉज से पहले किया जाता है। जैसे एंड है, बट है, यट है, उनका यूज हमेशा मैन क्लॉज से पहले होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि जैसे मैंने कहा राम इज प्लेइंग, मेरी समझ लो ये बात को, एंड श्याम इज रीडिंग, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है। तो देखो राम इज प्लेइंग एक क्लॉज ये रहा, श्याम इज रीडिंग एक क्लॉज ये रहा। अच्छा, अब इसमें मैन कौन सा है, सबऑर्डिनेट कौन सा? तो आप कहोगे ये तो मैन है, क्योंकि इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है, और श्याम से पहले एंड आया, एक कंजक्शन है, तो फिर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा नहीं। ध्यान रखना, एंड बट यट जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, जो फैन वॉइस कहलाते हैं ना, ये वीडियो देख लेना, मिल जाएगा। अगर कोई फैन वॉइस लगा है किसी क्लॉज से पहले, तो दूसरा वाला भी एक मैन क्लॉज ही है। ऐसी ग्रामर का मतलब रूल है, ऐसा नियम है, इसलिए आप गलती मत कर देना। एंड बट यट जिस क्लॉज से पहले लगे हो वो भी मैन क्लॉज होता है। तो इसमें ये भी मैन क्लॉज है और ये भी मैन क्लॉज है। राम खेल रहा है और श्याम भी खेल रहा है, और श्याम भी खेल रहा है, कंप्लीट सेंस तो दे रहा है ना। लेकिन यही तुम कठोर परिश्रम करते हो, कहां दे रहा है? अब इसको कुछ और भी चाहिए, तो जो और आएगा ना वो मैन होगा, वो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि डिपेंड होता है किस पे? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, मैन क्लॉज पे। तो ठीक है, ये तो मैन क्लॉज हो गया, और ये हो गया अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो भाई दो तो अपने ये क्लियर हो गए। बहुत दम लगा दी मैंने, कुछ ज्यादा ही दम लगा देता हूं मैं, ठीक है, ये मेरे नेचर में है चीज। अब देखते हैं नाउन, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये वाले ये तीन तरह के हो सकते हैं, ये तीन तरह का फंक्शन कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो एक नाउन का काम कर सकता है, तो नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव विशेषण का काम करे, एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब यानी टाइम प्लेस रीजन ये बताए, तो एडवर्ब क्लॉज। तीनों का एग्जांपल देख लो। अच्छा, whoever wants to go can go with us, जो कोई भी जाना चाहता है हमारे साथ चल सकता है। तो देखिए वर्ब कहाँ है? कैन। टू गो इन्फिनिटिव है, इसको वर्ब मत मानना, ठीक है। कैन, अब कैन से पहले जो हुआ, मतलब कैन गो जा सकता है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल वर्ब है, तो उससे पहले सब्जेक्ट ही तो आएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट इस तरह का आया, जिसमें whoever जो भी चाहता है टू गो जाना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको सब्जेक्ट भी काउंट करेंगे, ध्यान रखना, जो भी, ठीक है, अदृश्य है। तो अब ये हुआ यहां पे एक नाउन क्लॉज,
नाउन क्लॉज क्यों कहा इसको? क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन फंक्शन कर। अच्छा समझ लो, सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन प्रोनाउन ही हो सकता है, यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, ग्रामर का रूल है। तो फिर सब्जेक्ट कौन है? नाउन। लेकिन नाउन किस शक्ल में आया? एक क्लॉज की शक्ल में आया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है। और कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें हुईवर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। वेयर, व्हेन, हु, हुईवर, वेयरएवर, ये सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। और जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही शुरू होते हैं, ऐसे इनको जल्दी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। ये बचा, ये तो मेन क्लॉज है। ये आई नो राम, मैं राम को जानता, देखो आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, क्या है? इससे पहले कोई भी कंजक्शन नहीं है और मैं राम को जानता हूं यार, मैं कह रहा हूं तो कंप्लीट सेंस आ गया ना भाई। मैं आपसे कह रहा हूं मैं राम को जानता हूं, समझ में आ गया ना, तो कंप्लीट सेंस दे दिया, तो ये मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब ये हु, अगला देखो हु सब्जेक्ट भी है, हु मतलब कौन नहीं, जो भी बोलता है, और ये वर्ब है तो दूसरा क्लॉज है। अब ये क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट तो हो गया, लेकिन सबऑर्डिनेट में नाउन का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का भी पढ़ के देख लेते हैं। मैं राम को जानता हूं जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं राम को जानता हूं जो तुम्हारा, अब जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, ये क्या चीज है? किसकी बात हो रही है? पर राम की। मैं राम को जानता हूं जो कि सबसे अच्छा दोस्त है। इस राम के बारे में कुछ एडिशनल बताया और बताया। एडिशनल जो वर्ड बताते हैं किसी नाउन के बारे में वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव यहां पर किस शक्ल में आया? एक क्लॉज की शक्ल में आया, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया बस। तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था। एक मिनट यार, इसको हटा देता हूं पहले मैं, कैसे, हाँ तो देखो आई हैड स्लेप्ट बिल्कुल सिंपल है यार, सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले कोई नहीं है, और ये क्या है? फिर मेन क्लॉज है, ठीक। तो ये तो हो गया अपना मेन क्लॉज, तो तुम पहचान लग गए होगे। और व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था, तो व्हेन से शुरू हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है जो कि व्हेन है। अब ये कर क्या रहा है जरा पढ़ के देख लेते हैं। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था। तो मैं कब सोया? मैं रात को सोया, सुबह सोया, शाम को सोया। अब सुबह, शाम, रात, ये वर्ड क्या है? टाइम बताने वाले वर्ड है। टाइम बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब एक वर्ड का हो सकता है, फ्रेज के रूप में हो सकता है, लेकिन यहां पर किस शक्ल मारा है? सब्जेक्टिव वर्ब, ये तो एडवर्ब क्लॉज। ये पूरा क्लॉज क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है। मैं सो चुका था जब तुमने कॉल किया था, उसके सोने का टाइम क्या है? जब कॉल करना, तो टाइम बताया, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। हालांकि इन सबके डिटेल भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट बताया जा रहा है कि क्लॉजेस कैसे दिखते हैं, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, दिख गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और ये हमारी लास्ट स्लाइड, ठीक है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। चलो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ये होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? स्पीच होता है कथन, मतलब सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट। अब देखिए अंग्रेजी भाषा में कुल 1,71,000 के आसपास वर्ड हैं, लेकिन वो सभी वर्ड एक सेंटेंस में आगे क्या फंक्शन करते हैं? कोई तो नाउन फंक्शन करता है, कोई वर्ब फंक्शन करता है, कोई एडवर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, कथन के भाग। अब किसी कथन में इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? अब तुम ये भी कह सकते हो कोई जरूरी है सर करना, हम नहीं करेंगे। अरे मत करो यार, आप नॉलेज जितनी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। और एक बार बताऊं, जब नॉलेज आ जाती है तो अच्छा लगता है, हाँ यार मैं ये भी जानता हूं, मैं किसी सेंटेंस में एडवर्ब को बता सकता हूं, एडजेक्टिव को बता सकता हूं। यही जानना तो ग्रामर जानना होता है। और चीज़ों को जान के जो खुशी मिलती है ना, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। इधर देखो, हाँ एक खुशी मुझे भी हो रही है। ये पूरा सेंटेंस मैंने पाँच तो क्या 10 मिनट लग गए होंगे, दिमाग लगाया। मैंने सोचा यार एक ही सेंटेंस दूंगा जिसमें 8 को दिखा दूंगा, बस थोड़ी देर दिमाग लगाया, बन गया। आपके साथ भी हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो वाओ, यू एंड योर ब्रदर आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। ठीक है, एक सेंटेंस है पूरा। अब सेंटेंस में यहाँ पे हम फ्रेज वगैरह ये नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ पे हम फ्रेजेस की बात नहीं करेंगे, हर वर्ड को कुछ बताएंगे कि ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है, इस तरह से। तो देखिए वाओ, ये हो गया अपना इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, ठीक है, जो खुशी दुख आश्चर्य को बताते हैं। हुर्रा, ओ, अलास, वाओ, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। हिंदी में आप पूछो वाओ क्या, वाओ, ठीक है। हमारे यहाँ तो ओहो, ए, अरे, इस तरह के बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में
ओ, हाउ, हुर्रा, अलास, इस तरह के वर्ड, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन हो गया। अब यू क्या है? यू प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस करें, नाउन के स्थान पे जो वर्ड है यू। अब यू कोई तो होगा ना, मैंने कहा वह रमेश, नहीं जैसे रमेश खड़ा है तो मैं उसको क्या कहूँगा, तुम जाओ, तो मैंने तुम किसको बोला, रमेश को, तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, छोटी सी बात है। एंड क्या है? यू एंड योर ब्रदर, तुम और तुम्हारा भाई, इनको जोड़ रहा है, तुमको, तुम और तुम्हारा भाई। तो ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेज को कनेक्ट करें, कंजंक्शन कहलाते हैं। तो एंड क्या है? कंजंक्शन है। शॉर्ट में लिख दूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। अब योर क्या है? देखो, ब्रदर, भाई, चलो इसको तो पहले बता दूं, ये तो है नाउन। किसी नाउन से पहले जो वर्ड चिपके होते हैं ना, वो एडजेक्टिव होते हैं, मोटा मोटा। तो अब एडजेक्टिव एक बड़ा सा टॉपिक है, ये कई शक्ल में हमारे सामने आ सकते हैं। इसको बारीक बारीक बांटे तो 2-3 टॉपिक और बन जाते हैं। जैसे कि जो एडजेक्टिव है ना, वो 2 तरह के होते हैं। तो डिस्क्राइबिंग, हम किसी का वर्णन करें, अच्छा है, बुरा है, लाल है, नीला है, पीला है, खराब है, ईमानदार है, इस तरह के वर्ड, वो तो डिस्क्राइबिंग हुए। दूसरे क्वांटिटी बताने वाले, कोई चीज कितनी है या फिर संबंध दिखाने वाले, वो डिटरमिनर कहलाते हैं। तो योर जो है ना, अब देखो तुम्हारा भाई, तो इसको थोड़ा सा और फिक्स कर दिया। तो ऐसे वर्ड जो नाउन को फिक्स कर दें, मात्रा बता के या फिर क्वांटिटी बता के या फिर रिलेशन बता के, वो डिटरमिनर होते हैं। तो डिटरमिनर भी मोटा मोटा देखें तो एडजेक्टिव होते हैं, तो मैं इसको एडजेक्टिव लिखूंगा। इसके अलावा जो आर्टिकल होते हैं ना, ए अंदा, ये भी डिटरमिनर में ही आते हैं। डिटरमिनर के कई पार्ट होते हैं, उसमें आर्टिकल भी आता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब आर क्या है और लुकिंग क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो पूरा क्या काउंट होगा? वर्ब होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हेल्पिंग वर्ब का कॉलम थोड़ी है, वर्ब ही है, तो वर्ब ही काउंट होगा। अब वेरी क्या है? इसको मैं पहले से बता चुका हूं कि ये एडवर्ब है, ठीक है। अब एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बता, मोस्ट ऑफ तो, और कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता बता देते हैं, और कभी कभी एडवर्ब की भी विशेषता बता देते हैं। वो फिर थोड़ी डीप ग्रामर चली जाती है। अच्छा, ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, एडजेक्टिव है। इन क्या है? इन, ऑन, अपॉन, इनटू, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो दो नाउन के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं। जैसे सी इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो सी एक नाउन या प्रोनाउन को, तो सी को किससे लिंक किया? कमरे से। स्थिति बताई, लोकेशन बताई, कहां है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, इस तरह से। दिस क्या है? डिटरमिनर है। डिटरमिनर मतलब ड्रेस कौन सी? ये वाली, फिक्स कर दिया, तो फिर इसको हम एडजेक्टिव ही काउंट करेंगे। और ड्रेस क्या है? ड्रेस तो नाम है, नाउन है। तो ये आपने आपके 8 पार्ट देखो, इंटरजेक्शन हो गया, प्रोनाउन हो गया, कंजंक्शन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, दोबारा से एडजेक्टिव आ गया और नाउन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो भैया ये था वीडियो, ये थी बातें। मैं कह रहा हूँ मैं कितने वीडियो बना लूँ, लेकिन पढ़ा के इन चीज़ों को खुशी मिलती है, क्योंकि इनमें हम चीज़ों के अंदर जाते हैं। एक तो जैसे तो अंग्रेज जानता है कि हाँ जानता हूं, तो वो बता, राम इज गोइंग टू स्कूल, इसका अर्थ क्या है? राम स्कूल जा रहा है। तो एक तो उसे सोच के खुशी हो सकती है कि मैं इसका अर्थ जानता हूं, लेकिन राम क्या है? नाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से जानना थोड़ा सा और अच्छा सुकून देता है कि हाँ हम अंदर तक चीज़ों को जानते हैं, और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो, ये कंटेंट आपके दिमाग में चला गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ यार मैं ये चीज़ सीखा। देखिए, सीखना सबसे अच्छा फीलिंग देता है, एहसास देता है। तो ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। बिल्कुल लास्ट में बोलता हूँ, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।